देखिए, आपका ये जो लेक्चर दिया जा रहा है, बता दिया जाए, ये मनोज पांडे सर द्वारा दिया जा रहा है। शिवमला क्लासेज, लल्ला चुंगी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जिनका मोबाइल नंबर है 9452977430। ये लेक्चर मुख्य रूप से बिहार एपीओ मेंस के लिए दिया जा रहा है। डेमो के तौर पर भी भेजा जा रहा है और जो विद्यार्थी इच्छुक हों वो हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके और बिहार एपीओ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहले लेक्चर में आपका एससी और एसटी के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ सामान्य प्रावधान बताए गए थे। अब हमें आपका एससी और एसटी के बारे में मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें बताई गई हैं वह देखनी है। लेकिन संविधान में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को देखने से पहले कबीरदास जी का कुछ दोहे भी पढ़े जाते हैं जो इन वर्गों के उत्थान के लिए कबीरदास जी ने कहा था। पहला दोहा है कबीरदास की, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यानी कि भगवान के दरबार में जाति पाति नहीं है, भगवान सबके लिए समान है और जो भगवान को पूजता है वह भगवान को मानता है, पूजता है, उसके भगवान होते हैं और आपका इसमें जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई व्यक्ति ज्ञानी है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उससे जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देना ज्ञान से मतलब है, उसकी जाति से नहीं। जिस प्रकार म्यान में क्या, म्यान से मतलब नहीं, तलवार से मतलब है। म्यान को रहने दो, जाति पाति को रहने दो, तलवार को देखो, उसकी धार को देखो। यानी कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसके ज्ञान को देखा जाता है, न कि उसकी जाति को। ये कबीरदास ने व्यंग कसते हुए अपने दोहों से समाज में छुपी हुई बुराइयों को उजागर किया और बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। फिर भी कबीरदास जी ने बताया कि संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, यानी कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो आइए देखा जाए अब एससी और एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है, इनके हितों की कहाँ कहाँ रक्षा की गई है, ये प्रावधान हमें मुख्य रूप से देखने हैं। सबसे पहले संविधान का प्रियम्बल हम देखते हैं। अगर हम संविधान का प्रियम्बल देखें, जो संविधान की कही जाती हैं, जो संविधान की कुंजी कही जाती हैं, जो गागर में सागर भी कहा जाता है, वो हम प्रियम्बल देखते हैं। इस संविधान को, इस उद्देशिका को सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और संविधान सभा को ये बताया था कि हम लोग इस संविधान सभा में आखिर क्यों हम लोग एकत्रित हुए हैं,
एकत्रित होने का उद्देश्य बताया था। जहाँ तक भारतीय संविधान की उद्देशिका की बात है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को अगर देखें तो पहला शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय का उल्लेख न करके वी द पीपुल ऑफ इंडिया अर्थात आपका भारत, हम भारत के लोगों का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत के सभी लोग समान हैं, इक्वल हैं, इनमें भेदभाव न किया जाए। इसके बाद आपका प्रियम्बल में दूसरा शब्द जो आया है समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन 42वें अमेंडमेंट 1976 को किया गया। समाजवादी का मुख्य मतलब ये होता है कि उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण करना, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं वह एक हाथ में एकत्र न हो और राज्य ये प्रयास करे कि वे सभी लोगों के पास हो। ये हमारा समाजवाद है, समाजवादी व्यवस्था है। तत्पश्चात प्रियम्बल में ही इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, जो आईएएस प्री में भी पूछा गया था, क्रम वाइज पूछा गया था कि कौन सा क्रम सही है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे आएगा? तो तब आएगा जब समाज के सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाए और उनके प्रति समता बरती जाए। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर हम आपका प्रियम्बल बताता है कि संविधान इसलिए बना है कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाए। तो जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो आपका पीड़ित हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए। तत्पश्चात आपका आर्टिकल 14 आता है मुख्य रूप से, जिसमें कि समता की बात की गई है, अर्थात चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, धनी हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, कानून ये कहता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में ये संभव ही नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हो। अतः आर्टिकल 14 असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति असमता की भी अनुमति देता है। यानी कि समता कब? तो समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति समता, न कि असमान में। अर्थात अगर व्यक्तियों की हैसियत भिन्न भिन्न हो तो उनके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। ये आर्टिकल 14 इस बात को उचित मानता है। अब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। ये जो पॉइंट हैं ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में 5 ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर विभेद को रोका गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपका आर्टिकल 15 का क्लाज 4 देखना है। क्लाज 4 ये बताता है कि राज्य चाहें तो एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
अर्थात सरकारी नौकरियों के सिवाय एससी और एसटी के लिए जितने भी स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं वे आर्टिकल 15 के क्लाज 4 से गवर्न होते हैं। यानी कि ये जो क्लाज 4 है ये मूल संविधान में नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि आर्टिकल 15 का क्लाज 4 एससी और एसटी के हितों की रक्षा के लिए राज्य को अनुज्ञा देता है कि राज्य चाहें तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है। फिर आपका आर्टिकल 16 का क्लाज 4 देखना है, जहाँ की राज्य चाहें तो आपका एससी और एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है। ये पूछा जाता है कि सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का बेस क्या है, आरक्षण का आधार क्या है, तो वह आपका है आर्टिकल 16 का क्लाज 4। 16 का क्लाज 4A और क्लाज 4B बाद में जोड़ा गया। क्लाज 4A कहता है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि एससी तथा एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 का क्लाज 4A कहता है। और अनुच्छेद 16 का क्लाज 4B की अगर हम देखें बात, तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता देता है। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब अग्रनयन नियम, यानी कि जो रिक्तियां पीछे भरी नहीं गई है एससी एसटी की, उनको अलग से आगे भरा जाएगा और रिजर्वेशन का जो 50% का एरिया है वह उसमें अप्लाई नहीं होगा। अगला देखा जाए एससी एसटी के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 17 भी बना है, जो अस्पृश्यता का अंत करता है और ये बता देता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता दंडनीय होगा विधि के अनुसार। तो छुआछूत या अस्पृश्यता को रोकता है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 23 शोषण, बधुआ मजदूरी, बेगारी इत्यादि को रोकता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्टिकल 23। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 46। अनुच्छेद 46 ये बताता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, यानी कि राज्य की यह ड्यूटी होगी कि वह दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करे। यानी कि जो समाज में दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा का प्रयास करे, उनके अर्थ संबंधी, धन संबंधी हितों को ध्यान में रखे और अपनी योजनाएं ऐसे बनाए कि जो दुर्बल वर्ग हैं समाज का वो भी शिक्षित हो। तो यहाँ भी आपका फिर बता दिया जाए, ये जो लेक्चर दिया जा रहा है मनोज पांडे सर द्वारा दिया जा रहा है और इनका भी प्रयास है कि जो समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं या निर्धन लोग हैं वे भी पढ़ें, और ताकि समाज में समरसता आए। और आपका इसके लिए भी मनोज पांडे सर द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। अगला देखा जाए आपका, इसके बाद हम आर्टिकल 335 देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और ये इस समय जो बिहार एपीओ का रिजल्ट आया है उस पर भी कटाक्ष करना है। अनुच्छेद 335 आपका डिटेल में तो आगे चलेगा, इसमें संशोधन करके अब ये प्रावधान किया गया कि अगर राज्य चाहें तो एससी और एसटी के लिए
जो आपका अहर्ता अंक है, अहर्ता अंक है या जो दक्षता है उसमें कमी कर सकता है, यानी कि मानक या अहर्ता अंक यानी कि स्टैंडर्ड और क्वालिफाइंग नंबर में कटौती कर सकता है, उसको नीचे रख सकता है। तो अगर हम बिहार एपीओ का रिजल्ट देखें तो अहर्ता अंक में कमी होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इस वर्ग के पूरे लोग आपका प्री में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी दशा में आपका उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके ये मांग की जा सकती है कि हमारा जो रिजर्वेशन का अधिकार है इससे हम वंचित हो जाएंगे जब हम प्री में ही क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ऐसी दशा में मेंस कहाँ से लिखेंगे। अतः यह जो अहर्ता अंक लगाया गया है इसे समाप्त किया जाए या और कम किया जाए ताकि हमारे वर्ग के पूरे विद्यार्थी इस श्रेणी में आ जाएं। अब ये है कि चैलेंज किया जा सकता है और हो सकता है संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे बिहार जे में रिलीफ दिया, हो सकता है कि अधिसूचना को रद्द करते हुए और छात्रों को रिलीफ दे। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार से नहीं, सरकार से लड़नी पड़ेगी। और आपका पटना हाई कोर्ट तो उतना देता नहीं रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ आशा है। तत्पश्चात आपका देखा जाए आर्टिकल 39 देखा जाए, आर्टिकल 39 भी समता की बात करता है और कुछ मामलों में आपका राज्य को निर्देश देता है। तत्पश्चात आर्टिकल 39 कोई व्यक्ति गरीबी, निर्धनता इत्यादि के कारण समान न्याय से वंचित न हो जाए, इसके लिए फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता की बात अनुच्छेद 39A में की गई है। आइए देखा जाए अनुच्छेद 330 330 अनुच्छेद 330 के तहत आपका लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व किए जाने का प्रावधान किया गया है और रिजर्व किया भी गया है। वर्तमान में एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, 84 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं वर्तमान में 84 और एसटी के लिए 47। ये प्रावधान भी मुख्य रूप से इसलिए किया गया कि इनके हितों की रक्षा की जाए। जब इनके बीच से चुने हुए लोग जाएंगे संसद में तो इनके हितों को उठाएंगे और इनको हितों को उठाकर इनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, इसलिए ये प्रावधान किया गया। विधानसभा में भी एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुसार। ये प्रावधान आर्टिकल 332 में किया गया है। तो लोकसभा में रिजर्व की जाएगी सीटें आर्टिकल 330 और विधानसभा में आर्टिकल 332। इसके बाद आपका आर्टिकल 334 देखना है, जो ये लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व की गई हैं, ये हमारे मूल संविधान के तहत केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, अर्थात केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी। लेकिन बार बार इसमें संशोधन किया जा रहा है आर्टिकल 334 में और 10-10 वर्ष के लिए ये समय बढ़ाया जा रहा है। अंत में हम देख लें आर्टिकल 38 जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, वितरणात्मक न्याय।
अरस्तू ने ये दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तू ने किया था, विद्वान अरस्तू ने। यानी कि जो समाज में प्राकृतिक संसाधन हैं उनको समान रूप से लोगों में बांटा जाए। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर कोई व्यक्ति एकाधिकार न कर ले, इसके लिए राज्य ये प्रयास करेगा। और आर्टिकल 38 में राज्य को ये आपका अधिकार दिया गया है, कर्तव्य है कि ये प्रयास करे कि आर्थिक संसाधन एक जगह एकत्र न हो, यानी कि ये बंटा रहे, ताकि समाज के जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको भी आर्थिक संसाधनों का पूरा लाभ मिल सके। इस प्रकार हमारे भारत संविधान में एस और एसटी को काफ़ी प्रश्रय दिया गया है। अब उतना डिटेल में भूमिका में बताना संभव नहीं था, फिर भी एक शॉर्टकट में आपको बता